हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी और मैं अगेन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं कार्टेलाइजेशन बाय द टायर मैन्युफैक्चरर्स की। हम जानेंगे कि ये कार्टेलाइजेशन है क्या चीज़ और इसमें टायर मैन्युफैक्चरर्स कैसे इन्वॉल्व हो गए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये कार्टेलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है। तो कंसेप्ट ऐसा होता है कि सपोज़ ब्रांड ए है और ब्रांड बी है जो कि सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज दोनों कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, दोनों कारें बनाते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो इनको नॉर्मल सर्कमस्टांस में करना क्या चाहिए कि भाई एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव रेट्स रखने चाहिए ताकि इनकी कारें ज़्यादा बिके। लेकिन इन लोगों ने क्या कर लिया, ये देखिए, अंदर ही अंदर ना हाथ मिला लिया है, साठगांठ कर ली है कि एक काम करता है यार, हम ना अपनी गाड़ियों के प्राइजेस, सपोज़ अगर कोई सेडान क्लास की गाड़ी है, जो सेडान क्लास की गाड़ी है, तो उसका जो प्राइस है ना वो हम लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रखेंगे या 12 लाख रुपए के आसपास रखेंगे, जिससे कि लोगों के पास बस ये चॉइस रहेगा कि या तो वो ब्रांड ए के साथ जाए या ब्रांड बी के साथ जाए। लेकिन प्राइजेस में हम कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, जिससे कि होगा ये कि हमारे प्रॉफिट्स जो है ना वो मैक्सिमाइज्ड रहेंगे। तो बेसिकली ये होता है कार्टेलाइजेशन, जहाँ पर जो मार्केट कंपटीशन है ना आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, आप अपना अंदर ही इंटरनल साठगांठ करके रखे हो और उस हिसाब से ही आप चाहते हो कि मार्केट भी प्ले आउट करे। तो बेसिकली यही होता है कार्टेलाइजेशन। तो इस कार्टेलाइजेशन में क्या होता है, और देखो कि जो दोनों प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सपोज ये ब्रांड ए है और ये ब्रांड बी है, दोनों सपोज ये मर्सिडीज़ की कार बनाते हैं और ये सपोज BMW की वाली कार बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स हो गए। इन लोगों ने बोला यार हम जो भी सेडान क्लास की गाड़ी बनाएंगे ना, सपोज 1500 सीसी तक की जो गाड़ियाँ बनाएंगे उसका प्राइस हम रखेंगे 20 लाख रुपया, ठीक है। उन्होंने बोला 20 लाख रुपया प्राइस रखेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि भाई कौन कितने फीचर्स दे रहा है, कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं या नहीं। इन्होंने बोल दिया कि काम करता है, दुनिया को दिखाने के लिए हम कॉम्पिटिटिव रेट्स रखेंगे, लेकिन क्या है ना, अंदर हम 20 लाख रुपए के आसपास का ही प्राइस रखेंगे और इसी में जिसको लेना होगा वो या तो मर्सिडीज़ लेगा या BMW लेगा। मतलब अब हम सिर्फ ब्रांड की चॉइस लोगों के हाथ में छोड़ रहे हैं, बाकी गाड़ियों में कोई चॉइस नहीं है। आप कोई भी गाड़ी लो, आपको 20 लाख रुपए पड़ेगी। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ब्रांड्स है वो अपनी ही एक प्राइस ऑलरेडी सेट करके रख चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड किसकी है, कौन सी कार की ज़्यादा है, कौन सी कार की कम है। तो वो चीज़ को आप यहाँ पर क्या कर देते हो, बेसिकली डिसरप्ट कर दे रहे हो जो आपके डिमांड और सप्लाई की फोर्स है। अब जो इकोनॉमी है वो किस पे चलती है, वो इन्हीं के बेसिस पे चलती है कि डिमांड कैसी है उसके हिसाब से सप्लाई कैसी है। भाई देखो, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, ऑब्वियसली बात है कि वो प्राइजेस उसके ज़्यादा हायर रहेंगे। वहीं पे मान लो कि अगर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो आप ये जो मार्केट फोर्स है ना, आप इसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली जब कार्टेलाइजेशन आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, साठगांठ कर ले रहे हो इंटरनली, और यहाँ पे आप एक तरीके से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब होता है कार्टेलाइजेशन का। अब यहीं पे हम बात करें ना, तो ये टायर मैन्युफैक्चरर्स है 5। सबसे पहला अपोलो हो गया, MRF हो गया, बिरला टायर्स हो गया, JK टायर्स हो गया और सीएट। इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने ना नोटिस भेजा है कि आप अपना अपना साइड रखोगे पर्टिकुलर केस में, और ये केस था क्या, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो तो हुआ क्या, ये पूरा ना चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुआ कि जो ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन है, ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन जो है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अगेंस्ट इन 5 टायर कंपनीज को ना एक कंप्लेन करी, जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो टायर कंपनीज है ना, देखो एक तो 90% ऑफ द कार मार्केट को इंडिया में वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और वो जो है ना वो प्राइस पैरेललिज्म में डील कर रहे हैं, यानी वो प्राइस पैरेललिज्म कर रहे हैं। प्राइस पैरेललिज्म बेसिकली क्या होता है कि जहां पे आप क्या कर रहे हो, सारी कंपनीज, जैसे हमने बात करी थी, यहां पे हमारे पास कार कंपनीज है कि हमारे पास अपोलो टायर भी है, MRF भी है, बिरला टायर्स भी है, सीएट भी है और JK। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपोलो टायर जो है वो प्राइजेस बढ़ा रहा है, सपोज इसके प्राइजेस है समवेयर अराउंड, एक टायर इनका आ रहा है, लेट्स सपोज 1000 रुपये का आ रहा है, ठीक है, प्राइजेस वगैरह बढ़ा करके आप इसको कंसिडर कर लो 1100 रुपये कर लिए, 100 रुपये आप और प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे MRF भी क्या कर रहा है ना, प्राइस बढ़ा रहा है और लगभग 1100 के आसपास या 1000 रुपये के आसपास ये सेम ये लोग प्राइस रख रहे हैं कि अगर इसका 1100 है तो फिर MRF, बिरला टायर, JK टायर, सीएट टायर, ये सब लगभग 1100 के आसपास का ही प्राइस रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बोलना ये है
जो कंप्लेन करी गई वो ये करी गई कि भाई ये लोग ना प्राइस पैरेललिज्म कर रहे हैं, यानी प्राइजेस को ये लोग लगभग सेम रख रहे हैं। अब सिर्फ कंज्यूमर के हाथ में कि या तो आप जेके टायर का खरीदो या एमआरएफ का खरीदो, बस ब्रांड की चॉइस है। बाकी जो है ना ये लोग अपने हिसाब से रेट सेट करके चल रहे हैं और पैरेलल प्राइसेस सेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज है ना वो डिसरप्ट हो रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे। ऊपर से डीलर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप प्राइस एक ही चीज़ रखोगे तो कॉम्पिटिशन तो खत्म ही हो गया ना मार्केट से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे मार्केट में चल रही थी। अब यहाँ पे इन्होंने ये तर्क दिया, ये उन्होंने बोला, जो हमने पहले देखा था ना टायर डीलर फेडरेशन जो है, उन्होंने सिंपल सा ये बात बोला कि भाई जो टायर कंपनीज है उन्होंने ये बोल करके प्राइजेस बढ़ाया था कि जो रॉ मटेरियल है ना इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें नेचुरल रबर और अदर इनपुट्स आ जाते हैं, उनकी क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, इस वजह से हमको अपने टायर्स की प्राइजेस भी बढ़ानी पड़ी। जो एकदम ऑब्वियस सी बात है यार, रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी बढ़ेगा, आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप रॉ मटेरियल जो डाल रहे हो, रॉ मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, है ना। लेट्स सपोज जैसे अभी के टाइम पे डेयरी मिल्क जो है 10 रुपये का, वो इतना छोटा सा आता है, ठीक है। पहले 10 रुपये का थोड़ा बड़ा डेयरी मिल्क आता था, क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, शुगर बोल लीजिए आप, कोको जो यूज़ होता है, जैसे चॉकलेट बनता है, वो सब आप यूज़ कर लीजिए, तो उसके भी कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों को ना आप इंटीग्रेट जब करते हो और उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो आप देखते हो बेसिकली कि यार आपको खर्चा कितना है एक यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये बात तो वैलिड है कि रॉ मटेरियल का क्योंकि प्राइस बढ़ा था, इस वजह से इनके प्रोडक्ट के भी प्राइसेस बढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं वो ये लगे कि भाई आपने प्राइस राइज के साथ में, मतलब सॉरी, आपके रॉ मटेरियल के प्राइस अगर राइज हुए हैं तो उसके साथ आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ा लिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब प्राइस लो गए हैं, है ना, जब प्राइसेस लो गए हैं तो उस वक्त आपने प्राइसेस कम क्यों नहीं किए। तो ये बोला गया कि भाई ये सारी जो एक्शंस है ना, ये टिपिकल कॉम्पिटिटिव मार्केट के प्रैक्टिसेस से तो इन लाइन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीधी सी बात है कि नॉर्मल मार्केट क्या सोचता है, भाई पूरा जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप मार्केट को कॉम्पिटिटिव रहने दे रहे हो क्या? नहीं, आप इंटरनल साठगांठ कर ले रहे हो, आप कार्टेल्स फॉर्म कर ले रहे हो ताकि किसी का नुकसान नहीं हो, सब एक ही प्राइजेस को मान के चले, ठीक है। तो ये कार्टेलाइजेशन की वजह से आप ये मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अब क्या है कि प्रोडक्ट लार्जली होमोजीनियस है, यानी एक ही टाइप के सबके प्रोडक्ट है, जितने भी पांचों टायर मैन्युफैक्चरर है एक ही टाइप के सबके प्रोडक्ट है, उसमें कोई डिफरेंस वाली तो बात है नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, प्राइस पैरेललिज्म कर रहे हो और कार्टेलाइजेशन कर रहे हो। आप अपना ही एक ग्रुप बना ले रहे हो और प्राइस पैरेललिज्म को फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी आप कर रहे हो, मतलब प्राइस पैरेललिज्म और कार्टेलाइजेशन, कि भाई हम लोगों ने सब एक ही प्राइस को सेट करके रखा है, हमारी इंटरनल साठगांठ है, तो प्रोडक्ट कैसे भी बिके, फायदा सभी को हो रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि सीसीआई, जब ये कंप्लेन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंची तो उनका क्या बोलना था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली जो इंडिया के अंदर जितने भी मतलब मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसके ऊपर एक ओवरवॉच रखता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि आप मार्केट में हो अगर, यानी आप नॉर्मल मार्केट में जो इंडियन इकोनॉमी है वहाँ पे आप अगर हो ना, कोई भी कंपनी हो, तो बेसिकली आप मैल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं कर सकते। मार्केट फोर्सेस से अलग जा करके बहुत बार होता है ना, आप आर्टिफिशियली डिमांड जनरेट करवाने की कोशिश करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जैसे मार्केट में अगर प्याज या टमाटर है, उनकी प्राइजेस जो है वो 12 रुपये किलो या 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो इस हिसाब की चलनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि उसकी होर्डिंग्स करने लग जाते हैं। होर्डिंग्स यानी उसकी जमाखोरी करते हैं ताकि आर्टिफिशियली आप डिमांड जनरेट कर रहे हो, जिससे कि प्रोडक्ट के प्राइजेस हाई हो और फिर आप उसको बेच दो जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो इस टाइप की चीज़ें अगर कंपनीज वगैरह कोई करती है तो उनके ऊपर ओवर वॉच रखता है ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और यही इनका काम है। तो अब क्या हुआ, फरवरी 2022 में कंपटीशन कमीशन जो कि रेगुलेटर है कंपटीशन का, उन्होंने ना 1788 करोड़ यानी 1788 करोड़ का जो है वो इन पांचों कंपनीज के ऊपर फाइन लगा दिया। फाइन क्यों लगा दिया? फाइन इसलिए लगा दिया
क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि हाँ भाई ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये मार्केट के हिसाब से तो नहीं है, ये एकदम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस चल रही है, जहां पर इन सारी टायर कंपनीज के बीच में ना वैसे तो कंपटीशन होना चाहिए था कि प्राइसेस के लिए एकदम कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, तभी आप उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि साथ में बैठ करके साठगांठ कर ली, और ये लोग प्राइजेस को लगभग सारी कंपनीज ने अपने प्राइजेस को सेम रखा हुआ है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉफिट कमा सके, और होगा ये कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत कम रह जाएंगे और कंज्यूमर्स को पैसा पटा नहीं पड़ेगा उतना। और साथ ही साथ इन लोगों ने ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, यानी ये मैन्युफैक्चरर्स लोग का अब एसोसिएशन है, उनके ऊपर भी 8.4 लाख का एक फाइन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार ये जो ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है ना, इन लोगों ने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो इन टायर कंपनीज को प्रोवाइड करी है, जिसके बलबूते पे, जिसके बेसिस पे इन टायर कंपनीज ने अपने टायर्स की प्राइसेस बढ़ा दी और उसी प्राइस को मेंटेन करके आगे चलते रहे। तो देखिए, इन्होंने बोला कि ये जो ATMA है ना, बेसिकली ये क्या करते थे, डेटा कलेक्ट करते थे कंपनी वाइज, सेगमेंट वाइज, मंथली एंड क्यूमुलेटिवली, जिसमें और चीज़ें थी, प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये ना पूरा एक डेटा बनाते थे, और इन्हीं पूरे डेटास को यूज़ करके जो पांचों टायर कंपनी है उन लोगों ने अपनी टायर के जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा लिया था, और लगभग उसी के बेसिस पे पूरा ये कार्टेलाइजेशन जो है ना वो किया था। ऐसा CCI ने अपनी फाइंडिंग्स में बताया जब ये केस CCI के पास पहुंचा। अब जब CCI के पास पहुंचा तो उसके बाद, क्योंकि CCI ने फाइन इंपोज कर दिया था इन टायर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, तो एक अपील गई NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अब यहाँ पर NCLAT जो है, उन्होंने दिसंबर 2022 में इस पूरे चीज़ को सुना, उसकी सुनवाई करी, और जो CCI का ऑर्डर था उसको ओवरटर्न कर दिया। यानी CCI ने ऑर्डर किया था कि भाई जो टायर मैन्युफैक्चर कंपनी है उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए। अब यहाँ NCLAT ने उसको पलट दिया पूरे ऑर्डर को, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने जो ऑर्डर किया वो जो ना रिमिट बैक होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला CCI ने जो CCI को ना री एग्जामिन करना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक एरर्स का। अब ये अरिथमेटिक एरर्स जो है वो बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे NCLAT का बोलना था ये 1788 यानी 1788 करोड़ का जो फाइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो है ना, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है NCLAT को, तो ये हम पे ना इतना ज़्यादा फाइन इम्पोज नहीं करके थोड़ा कम फाइन इम्पोज करना चाहिए था। तो अरिथमेटिक एरर जो है वो इसी चीज़ को बोला है कि भाई आपने ना फाइन इम्पोज करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के यहाँ पे जो है वो हमारा फाइन जो लगाया था वो करना चाहिए, यानी फाइन को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। अब यहाँ पे जो NCLAT है ना, उन्होंने फर्दर ये बोला, टू सेव डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल टायर मैन्युफैक्चरिंग where a lot of unutilized capacity is available, the order held that domestic industries must be penalized for violation but be given a chance for reformatory instead of virtually putting the organization on a weak health। अब यहाँ पे NCLAT का ये बोलना था कि ऑल्दो चलो हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी गलती है, और बिल्कुल गलती है कि उन्होंने जब उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े तो उन्होंने अपनी टायर के भी प्राइसेस बढ़ा दिए, लेकिन जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए तो उन्होंने प्राइसेस तब भी कम नहीं किए। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि गलती तो है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसको बहुत सारे अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए और ये कंसिडर करना चाहिए कि यार देखो, ऑलरेडी जो ग्लोबल टायर मार्केट है ना, वहाँ पे बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन चल रहा है। वहाँ पे भी अगर आप इंडियन टायर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर इतना ज़्यादा हेफ्टी पेनल्टी इंपोज कर दोगे तो वो बेचारे मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बोल करके उन्होंने ये बोला कि CCI को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जहां पे आप ना इन टायर मैन्युफैक्चरर्स की रिफॉर्म, इनमें रिफॉर्म लाने की बात करो, ना कि इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज करने की। यानी कि बेसिकली यहाँ पे NCLAT ने CCI को ये बोला कि भाई आप ना जो ये टायर मैन्युफैक्चरर है इनको सुधरने का एक मौका दो, रादर देन इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज करना, इनको सुधरने का एक मौका दो। क्योंकि ऐसा है कि अभी ऑलरेडी जो हमारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा वीक हेल्थ में चल रही है। और ये हाईलाइट किया कि जो बिरला टायर है उसका तो
अभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल ही रही है उसके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ जो है एनसीएलटी ने बोल दी। अब इतना कुछ सुनने के बाद जो है ना सीसीआई ने एपेक्स कोर्ट को अप्रोच किया। अब अप्रोच करने का बेसिक फंडा यही था क्योंकि एनसीएलटी ने जो है वो वापस से मैटर को री एग्जामिन करने के लिए सीसीआई के पास भेज दिया, यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। तो जब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वापस री एग्जामिन के लिए भेज दिया कि भाई जो फाइन लगाया हुआ है वो फाइन कम होना चाहिए, आप फिर से उसका कैलकुलेशन करो। और दूसरा बोल दिया कि जितनी भी कार कंपनीज है उनको आपको रिफॉर्म होने का यानी सुधरने का मौका देना चाहिए रादर देन फाइन इंपोज करने का, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फाइनेंशियल हालत जो है वो वीक हो रखी है। तो जो सीसीआई है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में कि भाई हम रिकैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करने वाले, अब जो है फाइनली जो मैटर है वो डिसाइड करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो अब इसी चीज को लेकर के ना सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 5 टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको अब हमने अभी देखा उनको ना नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है उनको भी नोटिस जारी करी है कि आपको इस पे जो भी अपना पक्ष रखना है, जो भी दलील रखनी है, जो भी आप कहना चाहते हो, बिल्कुल आप आकर के बोल सकते हो। और इस मैटर को जहां पे एलिज्ड कार्टेलाइजेशन दिख रहा है उसको आप कैसे डिफेंड करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो और बिल्कुल आपको आकर के अपना केस पक्ष रखना चाहिए। और इसकी जो सुनवाई है सितंबर 2023 के अराउंड स्टार्ट होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इन टायर मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलवा लिया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है कि वेदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन टायर मैन्युफैक्चरर्स को रिफॉर्मेटिव मेजर्स के थ्रू यहाँ पे एक्शन लेते हैं या फिर पीनल प्रोविजंस के थ्रू जहाँ पे वो पेनल्टी लगा करके इनसे वो फाइन वसूलेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है कि क्या ये जो टायर मैन्युफैक्चरर्स है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उनसे फाइन एक्सट्रैक्ट करना चाहिए या फिर रिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस के थ्रू उनको सुधरने का मौका देना चाहिए ताकि वो आगे चल के इस तरीके की गलती ना कर सके। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो चलो ये टायर मैन्युफैक्चरर के साथ हुआ है, कुछ टाइम पहले ना होंडा कंपनी जो है उन लोगों ने भी, होंडा और उसके साथ और भी कुछ कंपनीज थी जिनका सीसीआई के साथ एक और मैटर चल रहा था जहाँ पे उन लोगों ने ये किया था कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनते हैं, ओईएम तो होंडा ही है, मतलब होंडा की जितनी भी गाड़ियां बनेंगी उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तो होंडा ही है, मतलब जो ओरिजिनल पार्ट्स बनते हैं। अब होंडा ने क्या किया था, उन्होंने बोल दिया था कि जो बाहर अलग से जो ऑटोमोबाइल की दुकानें होती है वहाँ पे हम अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है वो रिटेल तौर पे बेचने के लिए देंगे नहीं, जिससे होगा क्या कि जो कस्टमर है ना आपको झक मार के होंडा के शोरूम जाना पड़ेगा वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए। और जब आप होंडा के शोरूम जाओगे तो वहाँ पे होगा क्या कि वो लोग थोड़े से ज़्यादा प्राइजेज में आपको चार्ज करेंगे और वो प्रोडक्ट्स या वो पार्ट जो भी आपको चाहिए होगा, ज़रूरी होगा, उसको बांटेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिलने नहीं वाला है, आपको जाना ही पड़ेगा होंडा के पर्टिकुलर शोरूम में और वहाँ से फिर वो अगर आपको एक 500 रुपये का सामान 2000 का भी देंगे ना तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कार या आपकी बाइक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इसी के ऊपर सीसीआई का एक्शन आया था और उन्होंने होंडा कंपनी को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो अपने केस के थ्रू जो है वो पीनलाइज किया था और बोला था कि यार आपकी ये जो प्रैक्टिस है ना ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, और उनके ऊपर फाइन लगा करके फिर उनको लाइन पे लेके आए थे। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे जो है वो पीनल प्रोविजन लगा करके पेनल्टी लगाना ठीक है या फिर उनको रिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस के थ्रू सुधरने का एक मौका देना चाहिए। तो आई होप कि ये कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही थी आपको समझ ज़रूर आई होगी। विद दिस हम बढ़ते हैं कुछ प्रमोशंस की तरफ। तो अनअकैडमी अपने सारे कोर्सेज पे, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। फ्लैट 25% ऑफ आपको मिलेगा। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हमारे कोर्सेज को लेने की, वो बिल्कुल यहाँ पर पूरी हो सकती है। और ये जो ऑफ़र है ये 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो प्लीज़ इसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिशन MP एंड अदर स्टेट जुडिशरी जो है 2023 का, इसकी भी 6 मंथ की कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। आप कोड यूज़ करिए WISH10 और आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इस बैच में आप एंट्री ले सकते हैं और आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट्स में सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा।
और ये फर्दर डिटेल्स के लिए आपको ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पे कॉन्टैक्ट आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम है यूपी जुडिशरी के लिए, जहाँ पे 18 टेस्ट फॉर मेंस विद पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन का आपको मौका मिल जाएगा। इसके अलावा 3 एग्ज़ाम्स ईच फॉर जीके, इंग्लिश, हिंदी, लॉ 1, लॉ 2 और लॉ 3 पेपर्स के लिए भी आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। और ये अट्रैक्टिव प्राइस आपको मिलने वाली है सिर्फ 6,999 ओनली, जिस पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आपको बस कोड यूज़ करना है wish10 और आप डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा हम रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम लेके आए पंजाब मेन एग्जाम्स के लिए, जो आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस 5,999 पे मिल रहा है। आपको यूज़ करना है कोड wish10, जिससे आपकी विश डिस्काउंटेड रेट्स पे इस रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम को पाने की हो जाएगी पूरी। इसके अलावा सारथी 5.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 13 अप्रैल से, 12 महीने चलने वाली बैच है, तो बिल्कुल इसको आप जा करके एनरोल कर लीजिएगा। कोड यूज़ करिए wish10 और आपकी जो इच्छा है डिस्काउंटेड रेट्स पे सब्सक्रिप्शन लेने की वो हो जाएगी पूरी। इसके अलावा हमने अपनी अनअकैडमी की क्लासरूम्स जो है वो स्टार्ट करवाई है चंडीगढ़ में, जिसकी बैचेस जो है 5 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको यूज़ करना है कोड wish10 और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। इसके अलावा रैपिड बैच बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूकेपीएससी के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। 25 मार्च से 3 महीने की बैच होने वाली है, तो इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ लिंकिंग रेगुलर बैचेस जो हैं ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए वो भी स्टार्ट हो गई हैं। उसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि सारी जुडिशरी की बैचेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ें और अपनी जुडिशरी की तैयारी को और बेहतर करें, यही हमारा गोल है। तो जल्दी से जाइए और अनअकैडमी के कोर्सेज को ज़रूर चेकआउट करके उन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम के चैनल्स के थ्रू ही ना आप जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे 1-on-1 आप चैट कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और उनसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए टिप्स भी ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। विद दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।